जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के संपूर्ण सिलेबस को एकमात्र वीडियो के अंतर्गत समग्र अध्ययन के रूप में हम पूरा खत्म करेंगे और ये आरपीएफ कांस्टेबल की एक कंप्लीट वीडियो है। हमने किसी भी टॉपिक को साथियों नहीं छोड़ा है, या कहा जाए हर एक टॉपिक को टच किया है साथियों इस वीडियो में। तो आइए साथियों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने एग्जाम को साथियों बहुत आसानी से क्रैक कीजिए। तो साथियों 20 से 25 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चंस आपको समर्पित कर रहा हूं। इन प्रश्नों को तैयार करिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करिए। और पूरे 150 प्रश्नों में से साथियों आपके कितने प्रश्न सही होना चाहिए? लगभग 40 प्रश्न साथियों आपके सही होना चाहिए। तो इस अचीवमेंट को पाने के लिए 20 से 25 मिनट साथियों अपने दे दीजिए। पहला सवाल है करके कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1806 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी साथियों अमेजन नदी है, जल के आयतन के आधार पर। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अगर साथियों यहां पर बात करते हैं कि यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कांगो नदी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके जोहान्स विख्यात है, यानी कि जोहान्स की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो ये साथियों स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? तो साथियों किस स्थान से हुई थी ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो चिली के पठार से हुई थी क्या? चिली के पठार से हुई थी साथियों, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साथियों साल भर वर्षा होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र की अगर बात करते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? बताइए। तो यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है साथियों? फटाफट आप लोग बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपका कांस्टेबल यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को आप 100% साथियों पास करना चाहते हैं तो अंतिम समय में आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। मैं कहूंगा अगर आप ये साथियों सरसरी निगाहों से भी ये 3 पीडीएफ साथियों पढ़ लेंगे तो तकरीबन 60 से 65% आपका पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। पहली पीडीएफ की अगर बात करते, देखिए जो भी एग्जाम्स होते हैं तो वो उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही एग्जामिनर क्वेश्चंस लेता है। तो 2019 में साथियों जो आरपीएफ का पेपर हुआ था, इसमें जितनी भी साथियों शिफ्ट हुई थी लगभग उन सभी शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अगर इन सभी शिफ्ट का आप सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है 40% क्वेश्चन तो आपको यहां से दिख जाएंगे। उसके अलावा जैसा इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर पूछा जाएगा वैसे आपको 10 पेपर दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ। तो इनको अगर आप कर लेंगे तो तकरीबन 20% आपको यहां से पेपर मिल जाएगा। तो तकरीबन 60 से 65% आपका पेपर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अगर बात करें, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 50 सवाल आएंगे जीएस के, जिसमें से तकरीबन साथियों 7 से 9 सवाल करंट अफेयर के होंगे। तो इस करंट अफेयर को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 7 से 9 सवाल आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये सिर्फ पीडीएफ आपको, ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और सिर्फ 45, आप 45 रुपए साथियों 1 मिनट में खर्च कर देते होगे, 1 मिनट में इसका कुछ खा पी जाते होगे। लेकिन अगर सिर्फ 45 रुपए में आपका एग्जाम निकल जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है ना? चलिए तो अब बात करते हैं साथियों यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है साथियों लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। उसके बाद देखिए लाल नदी किस देश में बहती है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो साथियों कहां पर बहती है? ये तो वियतनाम में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई साथियों 18 किलोमीटर है, यह भी आपको याद रखना है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? वेनेजुएला की यहां पर बात चल रही है। अगला सवाल कह रहे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण
केंद्र कहां पर है? तो साथियों कहां पर है आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो कशेरुक रज्जु में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो साथियों कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं तो पंजाब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको पूरे धैर्य से इस पूरी वीडियो को देखना है और 150 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। चलिए, तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों गांधी जी, क्या महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो जोग प्रपात आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की जब हम साथियों बात करती है तमिलनाडु के साथ स्थित है, यानी कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के? तो तमिलनाडु के तट के साथ स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, मुझे बताइए। तो साथियों चाय उद्योग आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर साथियों? श्रावस्ती में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत साथियों किसने लिखा था आपसे पूछा जा रहा है। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ही झंडा गीत साथियों लिखा गया था। राइट आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसमें से साथियों शुद्ध तत्व कौन सा है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। शुद्ध तत्व की अगर बात करें तो सोडियम यहां पर साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है शुद्ध तत्व जो है ना, यानी कि सोडियम जो है ये एक शुद्ध तत्व होता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? साथियों अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला देखिए कह रहे कि सूर्य में होता है, तो सूर्य में साथियों क्या होता है बताइए। तो सूर्य में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या हाइड्रोजन व हीलियम होती है। तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन व हीलियम होती है सूर्य में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, बताइए। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया गया था साथियों वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा साथियों? फर्मी के द्वारा। उसके बाद देखिए किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में साथियों ब्रिटिश संसनात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके किसने मालखेत जिसको कहा जाता है इसको राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा? अमोघ वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो साथियों किसने दिया था ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अगर आपसे साथियों ये सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मार्ले मिंटो सुधार 1909 आपका यहां पर जवाब होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है बताइए। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय हीरा संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों सूरत में स्थित है। कहां पर भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है? सूरत में स्थित है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो साथियों किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो मैं कहूंगा भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था कैप्टन सैंडर्स को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
यानी कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, तो अगर बात करते हैं साथियों क्रेडिट कार्ड यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण की अगर बात करें अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 315 यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवित्रित बनाने के लिए फारस भेजा, तो क्या आपका सही जवाब होगा इस सवाल का सही जवाब बिशन दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बिशन दास हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो साथियों प्रयागराज में और थानेश्वर में किया था। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक गणतंत्र देश है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो साथियों बंगाल का शासक कौन था, मैं कहूंगा महिपाल प्रथम था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो जिहाद का अर्थ क्या होता है साथियों, दारुल उलूम इस्लाम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद की अगर बात करें साथियों 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 में आया था। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 1928 में आया था। उसके बाद देखिए करके संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको संघीय सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको संघीय सरकार कहा जाता है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग कर आरंभ करना, यह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। क्या साथियों, अनुच्छेद 280 यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कह रहे कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, तो अगर बात करते हैं साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, ये उक्ति आपसे पूछी जा रही है साथियों कि ये उक्ति आखिर किसकी है। देखिए और मुझे यहाँ पर आप लोग साथियों राइट आंसर इसका बता दीजिए क्या हो सकता है। चलिए तो अगर साथियों जहांगीर आपका राइट आंसर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर इन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो बीमा क्षेत्र से संबंधित साथियों सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो साथियों कौन, मैं कहूंगा शंकर देव आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी, तो ये साथियों दूसरी योजना का अंग थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना जो है ना ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच की है। तो आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर ए तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि वैदिक नदी कुंभा काबुल कहा जाता था, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ये साथियों अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष साथियों सुतकोददा भी कहीं पर लिखा होता है, सुरकोटड़ा भी कहीं पर लिखा होता है। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो अगर बात करते 14 वर्ष से कम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय गणतंत्र का वो कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो यहां पर अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? तो सिखों के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। क्या था साथियों? गुरु गोविंद सिंह था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो अगर मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम यहां पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक राज्य है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश तो साथियों अरुणाचल प्रदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी एक राज्य है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो मैं कहूंगा चूड़ामन, यानी कि चूड़ामणि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि कवि बाणभट्ट निवासी था। तो ये कहां के निवासी थे? ये थानेश्वर के निवासी थे। देखिए ये क्लास साथियों आपकी सुपर फास्ट है। इस क्लास में आपको जीएस के सवाल जो कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत तेजी के साथ साथ यहां पर करवाए जा रहे हैं। एगमार्क है, तो एगमार्क की अगर बात करते हैं साथियों, एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है। कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था साथियों? मंगल पांडे ने दिया था। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो कार्बन का एक रूप नहीं है साथियों, मैं कह सकता हूं क्या एक कार्बन का रूप नहीं? देखिए काजल भी है, ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है, लेकिन हेमेटाइट नहीं है। उसके बाद देखिए वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण इसमें से कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों हाइग्रोमीटर की, तो ये वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन व रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। उसके बाद देखिए ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्नियोथोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन होता है? साथियों पक्षी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन? पक्षी का अध्ययन होता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण की अगर बात करते हैं साथियों, कागज की अगर बात करें तो कागज एक जैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो कोशिका में साथियों प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? कोशिका भित्ति में होता है। कहां पर? कोशिका भित्ति में होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, आपसे पूछा यहां पर जा रहा है। तो आपका राइट आंसर साथियों लाइकेन तथा मोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? लाइकेन तथा मोस हो जाएगा। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन साथियों किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध साथियों? वन कटाई के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो अगर बात करते हैं साथियों किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो मैं कहूंगा गोल्जी काय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो साथियों किसको मिला था? आपसे पूछा जा रहा है कोनबर्ग को मिला था। किसको मिला था? कोनबर्ग को मिला था। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है, यानी कि वो रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो नाइट्रेट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। किससे? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग जो होता है वो तना होता है। क्या साथियों? वो तना होता है। कह रहे कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में साथियों लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? स्पाइरेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्पाइरेलम कहा जाता है। उसके बाद देखिए जीवाणुओं को
पौधे माना गया है क्यों? जीवाणुओं को पौधे माना गया क्यों? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना साथियों, ये जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं साथियों? जलीय पौधे होते हैं। यानी कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में साथियों भारी जल का क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गति को ये कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है एक भारी रिएक्टर। बर्नौली सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर आधारित है साथियों? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, तो मैं कहूंगा साथियों बढ़ जाती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में साथियों समस्थानिक किसके होते हैं? तो मैं कहूंगा पोलोनियम के होते हैं। किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो ट्राइटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ट्राइटियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है, तो अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश साथियों 2 इकाई धन आवेश है। क्या? 2 इकाई धन आवेश है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो साथियों हो सकती है कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो यह साथियों डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि परमाणु अभाज्य हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण आपसे पूछा गया है, तो मैं कहूंगा न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। साथियों के सभी सवाल आपको याद करते जाना है, आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं। तो विकर्ण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो मैं कहूंगा साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्रुक्स कांच की बात चल रही है, यानी कि सवाल का जवाब आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर साथियों आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, और आपसे पूछा जा रहा है कि यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। तो लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, खून का रंग लाल है इसलिए। प्राणी रंग को पहचान लेते हैं लाल रंग को, या लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है? तो सबसे सटीक जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कहेंगे साथियों एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसकी आणविक संरचना के कारण नहीं, प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहेंगे सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन नहीं, अमावस्या के दिन, बिल्कुल सही साथियों। सूर्य ग्रहण जो होता है ना ये अमावस्या के दिन ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय साथियों 460 सेकंड लगता है। कितना साथियों? 460 सेकंड लगता है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब 100 सवाल हो चुके हैं और 50 सवाल यहाँ पर आपके बचे हैं। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता साथियों? कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध तीर्थ स्थान यानी कि दात का मंदिर यहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मैं कहूंगा श्रीलंका में स्थित है दात का मंदिर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो साथियों यहूदी धर्म से संबंधित जो है ना वो तोरा, ये आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो मैं कहूंगा पांड्य है, पाल नहीं है, सातवाहन है, पहलव है, तो मैं कहूंगा पाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रणाम है, यानी कि प्रमाण है। तो अगर बात करते हैं साथियों अजंता की गुफा किससे संबंधित है? तो मैं कहूंगा अजंता की गुफा की चित्रकला ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर होगा। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो साथियों तमिलनाडु में स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से स्थित है, तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहां पर? ये बिहार में स्थित है। उसके बाद देखिए अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की प्रशासनिक सीट थी साथियों दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित
मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो साथियों चारों ओर किससे घिरा है आपसे यहां पर पूछा जा रहा, मैं कहूंगा जल से घिरा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका की अगर बात करें साथियों ये तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। आंसर आपका डी होगा। लाला लाजपत राय का निवास स्थान था, यानी कि लाला लाजपत राय का साथियों निवास स्थान पंजाब था। उसके बाद देखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे? तो 1915 में आए थे। कब आए थे साथियों? 1915 में आए थे। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अगर बात करें साथियों लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान होता है। क्या साथियों यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? बलिदान होता है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो साथियों अथर्ववेद की अगर बात करें यहां पर साथियों अथर्ववेद होना चाहिए था। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों इसको कौशल कहा जाता था। क्या कौशल कहा जाता था अवध को? जो बृहदेश्वर मंदिर है साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? ये तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। और तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। तो किसके द्वारा? मैं कहूंगा पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी साथियों पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। आंसर आपका सी होगा। और कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो यहां पर अगर बात करें साथियों 5 शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो लोधी वंश के शासक को कहा जाता था खिलजी, लेकिन मुगल वंश के शासक को नहीं कहा जाता था। तो ये आपका राइट आंसर। रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था, यानी कि कब पारित किया गया था? तो 1919 में साथियों पारित किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो मैं कहूंगा 1919 में घटित हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए यानी कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे साथियों? श्रीनिवास अयंगर थे। उसके बाद देखिए बंगाल सथी विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो मैं कहूंगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण तो साथियों नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है तो मैं कहूंगा चार मीनार जो है ना ये मृत व्यक्ति का स्मारक थोड़ी ना है। अगला देखिए सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो मैं कहूंगा साथियों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम साथियों चेतक था। क्या था साथियों? चेतक था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में साथियों वास्को डी गामा भारत आया था। और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो का। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को साथियों बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर आपका बी होगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों किस वर्ष किया गया था? 1911 में किया गया था। उसके बाद देखिए ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए करके चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था साथियों? विष्णुगुप्त था। उसके बाद देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय कौन थे साथियों? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगला देखिए करके सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम साथियों जानकी नाथम था। क्या जानकी नाथ बोस था? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे आपसे
पूछा जा रहा है। बाबर थे, जहांगीर थे, अकबर थे या बहादुर शाह थे? तो आपको मालूम होना चाहिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। और दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन इलाही की अगर बात करें साथियों, ये तो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। और किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? तो किसने लगाया था? मैं कहूंगा चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मौत से गले लगाया था। तो ये आपके साथियों 150 पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों ने देखे। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में साथियों मैंने आपको बताया था, उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सिर्फ 45 रुपीज में साथियों वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल की अगर बात करें, जो आपका टारगेट सिलेक्शन नाम का चैनल है साथियों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम है तब तक इससे पढ़ाई करते जाइए। मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।